जुलाई 20, 1975 में स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स द्वारा की गई एक ऐसी अचीवमेंट जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जब नासा ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड का पहला ऐसा अल्टीमेट स्पेसक्राफ्ट द वाइकिंग 1 मार्स पर भेजा, जिसने अपनी सक्सेसफुल लैंडिंग से एक नया इतिहास रच डाला। एक ऐसा इतिहास जिसके बाद नासा की रिसर्च एक कभी ना थमने वाली गाथा बन गई। आज इसी टॉपिक पर हम आप सभी से डिटेल में बात करने वाले हैं और ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि जिस जमाने में इंटरनेट की सुविधा तक नहीं थी, उस जमाने में ये अचीवमेंट वो भी नासा के द्वारा कैसे कर ली गई। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वाइकिंग 1 मार्स की सतह को छूने वाला पहला अमेरिकन स्पेसक्राफ्ट था और यह सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट था जो वहां लंबे समय तक रहा। उसकी सक्सेसफुल लैंडिंग 20 जुलाई 1976 को रेड प्लैनेट पर क्लाइमेटिक कंडीशंस की एक विजन प्रोवाइड करती थी। असल में नासा द्वारा 2 स्पेसक्राफ्ट भेजे गए थे, द वाइकिंग 1 एंड वाइकिंग 2। दोनों स्पेसक्राफ्ट में एक ऑर्बिटर और एक लैंडर फीचर्ड है। क्राइस प्लेनेशिया पर वाइकिंग 1 के ऊपर से लैंडर ने 6 साल तक एक्सक्लूसिव फोटोग्राफ्स, इंफॉर्मेशन और लाइफ की एग्जिस्टेंस पर किए हुए एक्सपेरिमेंट्स भेजे। ऑर्बिटर्स पिक्चर्स लेने का काम कंटिन्यू रखते रहे, जबकि लैंडर्स प्लैनेट के सरफेस को एक्सप्लोर करते रहे और दूसरे काम करते रहे। सभी स्पेसक्राफ्ट लाइक दोनों ऑर्बिटर्स एंड दोनों लैंडर्स उनकी प्लानिंग से ज्यादा टाइम तक काम करते रहे। एट लास्ट दोनों खराब हो गए। वाइकिंग 2 ऑर्बिटर काम करना 1978 में बंद हो गया। वाइकिंग 1 ऑर्बिटर और वाइकिंग 2 लैंडर्स 1980 में और वाइकिंग 1 लैंडर 1982 में। वाइकिंग प्रोग्राम मार्स पर जाने वाला सबसे एक्सपेंसिव और डिफिकल्ट मिशन था। इस प्रोग्राम की कॉस्ट लगभग $1 अरब थी। लेट 1990s तक मार्स के बारे में मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन वाइकिंग मिशन से ही मिला। वाइकिंग मिशन का एक्चुअल में सिर्फ 90 डेज तक ही चलने का प्लान था, लेकिन लैंडर्स और ऑर्बिटर्स असल में कई साल तक लास्ट चले। उन्होंने वोल्केनोस की पिक्चर भी ली और एंशिएंट रिवर्स के एंशिएंट चैनल को भी कैप्चर करने की कोशिश की, जिसकी पुराने टाइम में काफी इंपॉर्टेंस थी। कैमराज ने मार्स के 2500 मील लंबी वेल्स मैरिनेरीज को भी करीब से देखा। वाइकिंग 1 के रिजल्ट्स ने साइंटिस्ट को कुछ सरप्राइजिंग चीजें दिखाई, जैसे लैंडिंग सरफेस पर कई टाइप्स के रॉक्स थे जो ये दर्शाते थे कि शायद इनका अलग अलग मूल था। मार्स पर दिन प्रतिदिन के मौसम में बदलाव आना आमतौर पर कंसिस्टेंट था। हवा दिन में ज्यादा स्पीड से चलती थी और रात को धीरे धीरे कम हो जाती थी। लैंडर ने मिट्टी में कुछ मैग्नेटिक पार्टिकल्स को भी पाया। हालांकि साइंटिस्ट ये पूरी तरह से नहीं पता कर पाए कि वहां की मिट्टी किससे बनी थी। ये रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट थे क्योंकि ये इशारा कर रहे थे कि जब एक इंसान रेड प्लैनेट पर चले जाएगा तो उसका क्या एक्सपीरियंस होगा। रेड सैंडस्टॉर्म्स, रेडिएशंस और क्लाइमेटिक कंडीशन, ये सभी चीजें विचार में लाई जानी चाहिए जब एक इंसान या ग्रुप ऑफ पीपल मार्स जैसे प्लैनेट पर जाने का डिसीजन बनाते हैं। शायद ही किसी और लाइफ एक्सपेरिमेंट के प्रोजेक्ट पर इतना ध्यान दिया गया हो जितना वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 पर दिया गया। लैंडर में लाइफ की एग्जिस्टेंस फाइंड करने के लिए रूडिमेंट्री इक्विपमेंट्स फीचर्ड थे। इसके अलावा 1970s में अचीव किए गए रिजल्ट्स को आमतौर पर इस चीज का प्रूफ माना गया है कि मार्स जैसे प्लैनेट पर कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। रियलिटी बताएं तो लाइफ एग्जिस्टेंस का पता लगाने का एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, लेकिन सबसे ज्यादा डिबेटेड पार्ट था जो मार्टिन सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए गए थे। वाइकिंग 1 ने 1 हैंड फुल ऑफ सॉइल को पिक किया, देन इसे 932 डिग्री फ़ारेनहाइट बेसिकली 500 सेल्सियस तक हीट किया और फिर सॉइल में किसी भी टाइप का ऑर्गेनिक पार्टिकल का कोई क्लू नहीं था, ना तो वाइकिंग 1 और ना ही उसके साथ में किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही पाया गया। कुल मिला के एक्सपेरिमेंट्स होने अभी बाकी है,
और आपको क्या लगता है कि मार्स पर वाकई कोई लाइफ एग्जिस्ट करती भी होगी या फिर नहीं? प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना। और वेल, ये वीडियो थी यहीं तक। आशा करता हूं आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो वेल, हम मिलते हैं एक और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।